अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। और ये भी उम्मीद है कि वीकेंड्स आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। नहीं अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, इस वीकेंड ये उम्मीद कर लेंगे कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरे और परवरदिगार हर जगह पर खैर आफियत के मामलात रखे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बदलते हुए मौसम की। इस वक्त नवंबर का आगाज़ होने जा रहा है और अक्टूबर अपने अख्ताम पर है, लेकिन कराची और सिंध की अगर बात करें, सूबा सिंध की, तो अजीब व गरीब सिचुएशन है मौसम की। और इतनी गर्मी है कि गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। और ये पहले ही महकमा मौसमियात वाले जो है वो कह चुके थे कि अक्टूबर जो है वो सितम ढाएगा, और अक्टूबर ने सितम ढा दिया है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद 2 से 3 रोज़ दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। और तैयारी कर लें कराची वाले, अभी मज़ीद और गर्मी बढ़ेगी। और नवंबर में भी ये इतलात आ रही हैं कि नवंबर में भी गर्मी होगी। तो अब देख लें कि ऐसा ना हो कि सर्दियाँ इस दफ़ा जो है वो धोखा दे जाए और आए ना, और सोचें कैसा लगेगा आप सर्दियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और कराची में तो बड़ा मजाक होता है कि सर्दियाँ आएंगी, हम ये करेंगे, हम घूमेंगे, हम फिरेंगे। 15-20 दिन की सर्दी कराची में होती है, जैकेट्स निकलती हैं, लोग बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, खाते पीते हैं। और कराची वालों को सिर्फ घूमना, ड्रेसिंग करना, खाना पीना, बस यही चाहिए। तो ज़्यादा लंबे मामला लग रहा है कराची के सर्दी के हवाले से रहेंगे नहीं। बस देखें क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतरी करे। लेकिन इस दौरान जो प्रॉब्लम है वो है कि लोगों की सेहत बड़ी मुतासिर हो रही है। जब भी वेदर ट्रांसफॉर्मेशन लेता है और मुख्तलिफ वायरल और बुखार और अजीब और गरीब सिचुएशन बन जाती है, जो कि बनी हुई है। आप देखें कि चिकनगुनिया और तमाम तर हेल्थ इशूज़ जो है इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वेदर अपडेट आपको दे दी है, ये है सूरत हाल इस वक्त मौसम की। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस की, कि बिज़नेस पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमें बहुत स्टेबल नज़र आ रहा है। और अगर इसके रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमने आपको फ्राइडे, जो गुज़िश्ता रोज़ फ्राइडे गुजरा था, तो हमने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है और एक नई तारीख रकम कर दी है। 90,000 का इंडेक्स, 100 इंडेक्स आपका 90,000 का हो चुका है। और मार्केट इस वक्त जो ट्रेड कर रही है वो 90 के ही आसपास कर रही है। देखना ये होगा कि अगर इस मार्केट में मज़ीद कोई बड़ा करेक्शन आया तो कितना होगा, कितने पॉइंट्स की कमी होगी। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने बुलेट के तौर पर ये बुलिश ट्रेंड बरकरार रखा हुआ है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और लग ये रहा है कि इस वक्त जो अक्टूबर में बिज़नेस प्रोग्राम्स, बिज़नेस इवेंट्स हुए थे, उसी की वजह से आपके स्टॉक एक्सचेंज को एक बेहतर जो है सपोर्ट मिली है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी, फिर आपने देखा जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आए थे, समिट्स हुई थी, इस्लामाबाद में भी आपने कॉन्फ्रेंसेस देखी, वो इस वक्त निगाह बना हुआ था दुनिया भर की पाकिस्तान। तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज ने उस पर अपने मज़बत असरात मुरतब करने हैं और किसी हद तक किए। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन करेंसी की। डॉलर की कीमत में मामूली कमी हम देख रहे हैं और डॉलर की कीमत में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इस वक्त आप देखें कि डॉलर जो है, हम यही कहेंगे कि स्टेबिलिटी की तरफ हमें नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 6 से 7 माह हो चुके हैं, पाकिस्तानी रुपीस 277 और 278 पे ही ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट की भी बात करें तो उसमें 280 या 279 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये सूरत हाल है आपकी बिज़नेस की। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन कारोबारी तबके की, कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनलाइन अर्निंग्स और तमाम तर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। और फ्यूचर भी यही है, इसी पे लोग बात कर रहे हैं, लोग एआई की बात कर रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम भी आपको यही सब कुछ बता रहे होते हैं। ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान पर बात करेंगे। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स नज़र आए, स्टार्टअप्स नज़र आए, और लोग बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छे प्लेटफॉर्म्स को उजागर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, और लोगों का दिमाग इस तरफ लगा रहे हैं कि हाँ, ये वैक्यूम था, इस पे काम हो सकता है, ये एक स्पेस है, इस पे भी काम हो सकता है। और अभी भी बहुत स्पेस पाकिस्तान में है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। नताइज रातों रात नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आज हमें एक ऐसे गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट में वो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और पाकिस्तान की जो मार्केट है, ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, ई कॉमर्स की मार्केट है, उसको बाखूबी समझते हैं। हम वेलकम करेंगे सैयद अब्दुल्ला शाह को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
सर ये बताएं कि ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि घरों में ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं और शिफ्ट है एक बहुत बड़ा। लोग अब कह रहे हैं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की अब नहीं लग रही, अब सारा फोकस ऑनलाइन है, डिजिटल है, अब आपके स्टोर्स ख़त्म हो चुके हैं, लोग उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग का इन पाकिस्तान, और अभी जो अर्निंग है उसके चैलेंजेस क्या हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से? बिल्कुल, देखें इस वक्त तो हर बदलते दिन के साथ जो है वो एक इंक्रीज़ आ रहा है। लोग जो है एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए लोग एक इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, उसके ऊपर वो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एंड आई थिंक द ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों को अवेल इस तरह करनी चाहिए, एंड लोग कर रहे हैं। एंड अगर मैं अपनी ही बात करूं, अपने ब्रांड की बात करूं, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑनलाइन। हमने वुड पैकर्स के नाम से ब्रांड एक शुरू किया, एंड वी स्टार्टेड ऑनलाइन। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने प्रमोशंस लगाई डिफरेंट थिंक। बात यह है कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से पॉजिटिवली उसको समझ सकें, उसको इम्पैक्ट कर सकें, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है डिफरेंट फ्रीलांसर्स के लिए जो घर बैठे हुए कमा सकते हैं। अब आप देखें एक छोटा सा एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इस वक्त सब है उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर एड्स लगाएं तो आपकी पेनिट्रेशन, आपके ब्रांड की पेनिट्रेशन, आपके प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन कहाँ कहाँ तक लोगों तक बिल्कुल ऐसा ही है। बस उसमें एक कुछ चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमें एंटरप्रेन्योर्स को आ रहे हैं। एक तो अनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट है, आपको पता है हर बदलते दिन के साथ एक लॉजिस्टिक्स के रेट्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट्स रेट्स चेंज हो रहे हैं, हमें ट्रेसेबिलिटी का इशू आ रहा है, एक रिलायबिलिटी का इशू आ रहा है। तो उसके अंदर हमें चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप उसको कोप अप करके और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं सही तरीके से, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। अच्छा, हमें ये बताएं कि चैलेंजेस क्या हैं? आपने भी चैलेंजेस की बात की, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों के लिए बड़ी आसानी हो चुकी है। डेमोग्राफिक्स वाइज आप मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी किस एरिया पे करनी है, मेल फीमेल को टारगेट करना है, किस एज के नंबर्स को करना है, फिर आप वो स्टैटिस्टिक्स देख भी सकते हैं कि कितनी जगह पर रीच गई है, कितनी जगह पर नहीं गई है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। आपने अनस्टेबिलिटी की बात की, वो क्या लगता है आपको कि अनस्टेबिलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए अनस्टेबिलिटी मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट के अंदर इस वक्त एक तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो बहुत ही वेल रिनोन कंपनीज हैं, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि जब हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और लॉजिस्टिक्स रेट्स को लगाते हैं और उसके साथ हम लोग मार्केटिंग बजट भी रखते हैं, तो फिर हम लोग कंपैरेटिव नहीं रहते मार्केट के अंदर। ओके, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर है वो डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल इस इंडस्ट्री में अभी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हुई है वो ये आई हुई है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मिडिल मैन एक्सपोर्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरर जो है वो इतना लिटरेट इनफ नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, एंड मिडिल मैन एक्चुअली अपना प्रॉफिट ऐड करता है, फिर मिडिल मैन अपना प्रॉफिट ऐड करके वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऐड करता है। देयर आर 2-3 मीडियम्स जहाँ पे फिर फाइनल कॉस्ट एक जब जाती है तो फिर वो मार्केट में कंपैरेटिव नहीं रहती। अच्छा अब्दुल्ला, एक और चीज़ बड़ी है कि एक तो चैलेंजेस आपने ये रखे, इस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे। दूसरा मुझे ऐसा लगता है और अब एक ट्रस्ट नहीं आवाम को पाकिस्तान की, क्योंकि ऑनलाइन दिखाते कुछ है, डिलीवर कुछ होता है। हमने ये भी देखा कुछ कंपनीज ने धोखेबाजी इस तरह से की कि प्रोडक्ट के पैसे आपने एडवांस पे कर दिए कार्ड के थ्रू और प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई है। सबसे बड़ा पाकिस्तान की मार्केट में पेमेंट सिस्टम एंड ई कॉमर्स की रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग अमेज़ॉन पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, अली एक्सप्रेस पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, अली बाबा पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? एक बड़ी अच्छी आई है टीमो पाकिस्तान या टीम के नाम से, क्या ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, लोग वहाँ प्रेफर कर रहे हैं। आपके अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं लोग उसको नहीं प्रेफर कर रहे। तो ये जो ट्रस्ट वाला इशू मैं गुज़िश्ता 12-15 साल से देख रहा हूँ ये एक्सेस कर रहा है, इसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने सही एक पॉइंट रेज किया, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन वी स्टार्टेड वुड पैकर्स। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रांड्स हैं, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर हैं जो लेकिन बात यही आ जाती है ना कि उनको बिज़नेस 1 साल करना है, 2 साल करना है, 3 साल करना है, या फिर कंटिन्यू करना है। तो जो मार्केट में बिज़नेस करने के लिए आए हैं डेफिनेटली वो कभी भी इस चीज़ को नई इस फॉल प्ले को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, देयर आर ब्रांड्स जो कि बाकी अच्छे काम करने वालों के साथ जो है एक हर्डल्स क्रिएट कर देता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड वुड पैकर्स माय ब्रांड, तो उस वक्त हमने कहा हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें। तो मैंने स्पेशली लिखा हुआ था अपनी वेबसाइट पे कि नो एडवांस,
नो कैश ऑन डिलीवरी। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए आप उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। आई नो दैट वाज अ वेरी बिग रिस्क इन्वॉल्वड इन इट। आर यू सीरियस? यस, आई डिड दैट। फॉर एवरीवन, फॉर एवरीबॉडी? फॉर एवरीवन। एक हमने बस एक सर्टेन लिमिट लगा दी थी कि अबव 20-25,000 रुपीज़ का जो ऑर्डर होगा वो हम लोग जो है वो कुछ 20% एडवांस पेमेंट ले लेंगे। लेकिन बिलीव मी, उस एक छोटे से फैक्टर लगाने की वजह से एक इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता था ये कस्टमर बहुत के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने रखी सामने। अच्छा, वुड पैकर्स करते क्या है? हमें ये भी बताएं नाज़रीन को कि वुड पैकर्स हैं क्या? बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिक वुडन डेकोर प्रोडक्ट्स फॉर होम, ऑफिस एंड रेस्टोरेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के भी जहन में आए कि हमें वुड से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म कहीं पे भी, तो वुड पैकर्स उनके जहन में आए। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं ही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं डिस्टर्ब टेक्नोलॉजी के तौर पर आप मार्केट में पेनिट्रेट हुए, राइट? Definitely, in a very short span of time, we are able to cater a very large and notable audience. ठीक है। It's been 2 years, and within 2.5 and 2 years, we have started exporting. ओह नाइस। We are exporting to Saudi, we are exporting to Qatar. Now we have unlocked Dubai and foreign. क्या बात है। मुझे अब्दुल्ला ये बताएं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? आपने तो अभी एक्सपोर्ट्स के 2 साल बता दिए, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, एंड आइडिया इनिशिएटिव कहाँ से हुआ कि हमें इस पर करना चाहिए? एंड डेफिनेटली मैं हमेशा एक चीज़ जब भी किसी से पूछता हूँ, करता हूँ, जो ब्रांड नेम होता है ना, वो कहाँ से आया, क्या सोचा? तो क्रिएटिव पॉइंट अभी से मुझे बताएं कि वुड पैकर्स ही क्यों और कब से स्टार्ट कर रहे हैं, और आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ, क्या सोचा, क्या देखा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आइडिया जनरेट हुआ बैक कोविड से पहले, एंड आई विजिटेड अ रेस्टोरेंट जिसके अंदर मैंने देखा कि 2 सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उसमें उन्होंने बीच में एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है। मैंने कहा ये तो मैं बना सकता हूँ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही स्टाइलिश वो लग रहा था, मिनिमलिस्टिक स्टाइलिश। तो मैं अगले दिन से जो है मैंने सोच लिया कि ये मैं बनाऊंगा, एंड बिलीव मी, विद इन 2 डेज़ मैंने वो एक प्रोडक्ट बना लिया। मैंने एक पेज बना लिया, और हम लोगों ने उसको लकीली हमें एक ऑर्डर भी जनरेट हो गया। लेकिन जब वो ऑर्डर वहाँ पे गया तो मुझे फ़ौरन क्लाइंट का फ़ोन आया कि ये आपने क्या भेजा, ये तो लकड़ी टेढ़ी हो गई। तो हमें पता चला कि वुड को सीज़न भी करना पड़ता है। अच्छा। तो जब हमने वुड सीज़न के हमने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, हमने फिर एक प्रोडक्ट बनाया, हमने फिर वो एक प्रोडक्ट सेल कर दिया। हमें 15-20 दिन बाद एक और कस्टमर का फ़ोन आया कि हम लोग 20 दिन से देख रहे हैं कि ये वुड में आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कमरे में आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमें बाद में पता चला कि आपके वुड में से आवाज़ आ रही है। तो हमें पता चला कि उसमें टर्माइट थे, तो उसकी फ्यूमिगेशन भी करनी पड़ती है। अच्छा। तो देयर वर सेवरल प्रोडक्ट्स जो हम लोग सीखते गए कि प्रोसेसेस को इन्वॉल्व कैसे होना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है। ठीक। तो आफ्टर दैट फिर हम लोग वी केम अप एन एक्सपर्टीज़ हम लोग उसमें हासिल करते गए फिर। अच्छा, अब मुझे बताएं वुड की कैटेगरीज क्या हैं, क्योंकि लकड़ियाँ बेशुमार हैं और कॉस्ट भी उस हिसाब से है। बिल्कुल। और उसको आप कहाँ से मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रोसेस है, कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, और किस इकसाम की, किस कैटेगरीज की, किस टाइप्स की आपके पास वुड्स मौजूद हैं और किस तरह से हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जब भी हम लोग वुड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लोगों के जहन में आता होगा कि ये लोग दरख्त काटते हैं और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इशू। अमूमन लोग यही सोचते तो हैं। मैं इस पर क्लियर करता रहूँ कि हम लोग सिर्फ वो वुड कट करते हैं, वो ट्री कट करते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, एंड हम उसके साथ एक और इनिशिएटिव कर रहे हैं कि विद एवरी ईच सेल हम लोग एक प्लांट जो है वो ग्रो करते मैं हैं। यही सवाल करने वाला था आपसे, क्या बात है। एंड आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू टू शेयर द प्रूफ्स कि हम लोग कहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट करें। मल्टीपल कराची में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, हम उनका पार्ट भी हैं। ग्रेट, और होना भी चाहिए, आपकी इंडस्ट्री उनसे बहुत कनेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ वी आर collaborating basically into the greener Pakistan and cleaner Pakistan. सर इस वक्त हम देखें ना, वुड की मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, फर्नीचर के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है, और मैंने डिस्टर्ब टेक्नोलॉजी की बात इसलिए रखी थी बिकॉज एक रिवायती हमारे यहाँ कन्वेंशन तरीका है सब ममालिक में, अगर हम बात करें ख़ासतौर पे हमारे जैसे ममालिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कि कारपेंटर अप्रोच है, वुड लेकर आना, बस वहाँ से करना। लेकिन इस तरह का बिजनेस मॉडल नया है पाकिस्तान में। मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, अमेरिकन और जापान, चाइना, कनाडा की मार्केट बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, और कहीं ना कहीं हम आइडिया वहीं से फ्लोट कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कि इसमें अब इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली विज़िट किया था दुबई, क्योंकि मैं अपना ब्रांड पेनिट्रेट कर रहा था वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ी वास्ट डिफरेंस मैंने देखा उनके प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में। वट एवर द प्रोडक्ट्स, वुडन प्रोडक्ट्स इज कमिंग इन टू दुबई, दैट इज़ बीन इम्पोर्टेड फ्राम मलेशिया एंड फ्राम चाइना।
लेकिन जब मैंने अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रखा, हमारा अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो बेसिकली वो इसमें एक भी जॉइंट नहीं था, एंड द प्रोडक्ट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम मलेशिया एंड इंडिया, उसमें 3 जॉइंट्स थे। तो जब जॉइंट्स वुड में आ जाता है तो वुड की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो टूटना शुरू हो जाएगी। हमारा क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर करें इनटू अ सिंगल पीस ऑफ वुड एंड इट इज़ कम्प्लीटली मॉइस्चरलेस है वो। तो दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न। जो इस वक्त मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी दुबई में कि वहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोगों ने वहाँ के रेस्टोरेंट्स को टैप करना शुरू कर दिया। एंड जहाँ तक आपने वुड की बात करी, तो फ्रॉम पंजाब अच्छी खासी वुड्स जो है वो वहाँ से हम लोग प्रोक्योर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास वॉलनट है, हमारे पास सीजनड होती हैं, हमारे पास एकैशिया होती हैं, हमारे पास रोज़वुड होती हैं जिसको शीशम कहते हैं। रोज़वुड इज़ वन ऑफ द वेरी रिलायबल वुड्स, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर जो है वो रेस्टोरेंट्स के लिए डिमांड भी बहुत ज़्यादा है कि शीशम की लकड़ी का हमको फर्नीचर चाहिए और शीशम की टेबल चाहिए। बिल्कुल। आपको मैं एक और रिसर्च छोटी सी बताऊं कि इस वक्त 90.2% एक रिसर्च अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है कि जिन लोगों के घर के अंदर वो लोग समझते हैं कि हमारा फर्नीचर वुड का है, वो बेसिकली वुड का नहीं है, दैट इज़ प्लाईबोर्ड। एंड मिक्सचर है वो। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि द फर्नीचर ऑन विच दे आर सिटिंग इट्स एक्चुअली वुड और प्लाईवुड। वो इसकी अवेयरनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो हम लोग अभी इसकी अवेयरनेस भी कर रहे हैं और हम लोग इसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं, और हम लोग तो कह रहे हैं हमारा एवरीथिंग इज़ प्योर वुड। हम 1 साल की वारंटी नहीं, हम 2 साल की नहीं, हम कहते हैं हमारी आफ्टर सेल सर्विस इतनी हम अच्छी है, हम 5 इयर्स बाद भी अगर कोई कस्टमर कहता है तो हम कहते हैं हमारी टीम आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेश। क्या बात है अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और विश यू वेरी गुड लक। बाय द वे आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं एंड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। नाज़रीन, हम बहुत सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और तमाम तर लोग सपोर्ट करते हैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं। अब जिस तरह से भी लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, कि हम सबको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट मी, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट पूल जितना इंक्रीज़ होगा पाकिस्तान के लिए उतना बेनिफिशियरी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स की। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स पाकिस्तान में यकीन जाने ख़ास तौर पे क्रिकेट के अलावा जो हमने नज़रअंदाज किए हुए, वहाँ से हमें बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है, बड़ा पोटेंशियल है, और हमने भी अब काम स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के कैटेगरी हम लेकर आ रहे होते हैं, चाहे हम ओलंपिक्स पे बात करें, कराटे पे बात करें, और आज हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स पे। मार्शल आर्ट क्या है और सिंध में इस पे कौन लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी प्लेटफॉर्म है, कौन सी एसोसिएशन है, ये आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। शो में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यूसुफ साहब, अपने जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है मिस गौसिया तारिक ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध मार्शल आर्ट फेडरेशन की और हेड ऑफ वुमेन विंग भी हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और थर्ड नंबर पे मैं ज्वाइन किया है रशीद इकबाल साहिब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मार्शल आर्ट फेडरेशन के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो आप लोग का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और आप लोग को सलाम है, आप लोग जो है स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जो हम समझते हैं बहुत नज़रअंदाज हुआ हुआ है। क्रिकेट पे तो सभी बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। पाकिस्तान मार्शल आर्ट फेडरेशन क्या है सर? यूसुफ साहब। हम जो काम कर रही है पाकिस्तान दाइफू मार्शल आर्ट, दाइफू हम आर्ट है, हमारा मार्शल आर्ट तो बहुत सारे आर्ट है। हम जिस पे काम कर रहे हैं दाइफू मार्शल आर्ट है, इसमें हम पाकिस्तान लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी मौजूदा हमारे पास 10 नवंबर को आल सिंध हैदराबाद थक्कल लाड़काना मीरपुर खास ये खेलने आएगी, तो आल सिंध के नाम से एक इवेंट होने जा रहा है सिंध स्पोर्ट बोर्ड में। और उसी के साथ 10 कराची के हमारे स्कूल भी दाइफू मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल का भी इवेंट है और डिवीज़न का भी है। तो हमारा जो आर्ट है स्पेशली दाइफू मार्शल आर्ट है, पाकिस्तान में मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। हमारे फाउंडर है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। स्पेशली हमने एक आर्ट मेरे टीचर ने बनाया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप के सामने पाकिस्तान के जो हालात जो चीज़ें हैं तो स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। सर आप लोग बैठे ना, हम लोग बैठे ना, हम प्रमोशन करेंगे, हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे। जी
अब हमें अंदाज़ा लगाएं कि जो मेरे टीचर हैं पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ उनको फ्लैशन मिल गई, हमें आज तक नहीं मिली पाकिस्तान में इसी आर्ट की, दाइफू मार्शल आर्ट की। और यहाँ तक कि हम लोग चाइना से लेके आते हैं आर्ट, हम चाइना को दे रहे हैं। पता है हमारा आर्ट चाइना में, इंडिया और 14-15 कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है, लोग उनसे मांग रहे हैं, इतना उनका वो है। तो बस ये कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती के सपोर्ट नहीं, वो चीज़ें नहीं है। बाकी ये कि हम पर्सनल तौर पर मीर गौसी हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और ये पाकिस्तान के सेक्रेटरी रशीद इकबाल तो ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हमारे जो मेन वो है इवेंट मार्शल आर्ट में, वो है दाइफू मार्शल आर्ट। दाइफू मार्शल आर्ट, जी ठीक है। मिस गौसिया, आप बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने प्लेयर्स या कितने पार्टिसिपेंट्स आपकी इस फेडरेशन में हैं, और कब से सिलसिला चल रहा है, और अभी जो प्लानिंग है आप लोग जो टूर्नामेंट या जो करने वाले हैं 10 नवंबर से, वो कब से कब तक होगा और कहाँ कहाँ होगा? एक्चुअली स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमने उसमें से सिलेक्शन शुरू की है जिनको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, और जो हमारे गोल्डन प्लेयर्स हैं। और इस वक्त जो हमारा इवेंट होने जा रहा है 10 नवंबर को, वो है तो एक ही दिन का, लेकिन ये है कि हमारे पास सिंध से जो है हमारे पास आ रही हैं टीम्स, तो वो नियर अबाउट 2 to 3 डेज़ का हो जाएगा। तो जो हमारा मेन इवेंट है वो हमारा सिर्फ 10 नवंबर का है, जिसमें हमारे सारे प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मॉर्निंग में इंटर स्कूल चैम्पियनशिप है, इवनिंग में जो है वो हमारी ऑल सिंध वाली है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो है अब लोगों में नो हाउ पैदा हो रही है और लोगों को समझ में आ रही है। अब इसी हवाले से हम अवेयरनेस क्लासेस भी ले रहे हैं अब स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ताकि स्पेशली बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स में भी ये चीज़ अवेयरनेस आए। अच्छा, दोनों मतलब मेल फीमेल दोनों? ठीक है। और उसके साथ ही जो है हम सेल्फ डिफेंस का भी को भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ फिटनेस को भी, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन है ना वो एक लिमिट के बाद जो है ना वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती है। तो वो जो है ना वो चीज़ें भी हमने थोड़ी सी कंपनसेट करनी है कि नहीं, हमने ऑल द टाइम एक्टिव रहना है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इसमें एज का तायुन नहीं है, बिल्कुल नहीं, कि दिमाग से वो निकाल दें कि ये स्कूल्स कॉलेजेस तक है या यूनिवर्सिटीज तक है, उसके बाद भी अगर कोई हाउसवाइफ है या कोई घर में काम कर रहा है वो भी आपकी फेडरेशन को ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। रशीद साहब, आप मुझे बताएं कि आप जनरल सेक्रेटरी, आप सब मैनेज कर रहे होते हैं, और कितना अरसा हो गया आपको इस फेडरेशन के साथ, और कहाँ से स्टार्ट किया था ये सिलसिला, और कहाँ पर आकर आप लोग खड़े हुए हैं, और आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? जी, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो, और आपके चैनल का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया, और हमें जो है वो आप प्रमोशन कर रहे हैं हमारी, तो ये बड़ी बात है। इसीलिए मैं आप लोगों का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके बाद हमारी फ़ेडरेशन की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ेडरेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा नेटवर्क है हमारा इस टाइम पे। और अभी जैसे आल सिंध हमारा ये अपकमिंग इवेंट है हमारा 10 नवंबर को, आल सिंध दाइफू मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप है, जिसमें हमारे पास तकरीबन सारे डिवीज़न्स भी आ रहे हैं हमारे पास। अभी लेटेस्ट ही कल ही जो है यस्टरडे हमारा ट्रायल थे कराची डिवीज़न के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बखूबी हम लोगों ने जो है वो सर अंजाम दिए। और अब हमारी कराची की ग्रीन टीम और ब्लू टीम हमारी रेडी हो गई है, और अब हमारे बाकी डिवीज़न जो है बस उनका वेट है, और इवेंट की तैयारी हमारी चल रही है। इसके अलावा हम कई नेशनल ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, तकरीबन 24th ऑल कराची इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। 2008 के अंदर हमारे पास दाइफू मार्शल आर्ट फेडरेशन आई थी, और उसके बाद से, और मैं 2009 से इस फेडरेशन से वाबस्ता हूँ। और 2009 से? जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लेकर अब तक, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलेगा, और हमारा आगे इरादा है इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल इवेंट का, और मुख्तलिफ नेशनल इवेंट जो हमारी प्लानिंग में है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद जो है इवेंट्स अभी इंटरनेशनल आप लोगों ने नहीं किया अभी तक? हमारा लास्ट टाइम इंटरनेशनल की काफ़ी तैयारियां थी, लेकिन कोविड का सिलसिला शुरू हो गया था बीच में, और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, दुनिया भर को फेस करना पड़ा कोविड में। तो आप यकीन करें ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हमारे पास 3 से 4 कंट्रियां तो रेडी थी आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो कोविड का सिलसिला आया तो उसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया, पूरे दुनिया को दुनिया डिस्टर्ब चेंज किया। हुई है उसमें, ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से ही कोई ना कोई बेहतरी होगी। ऐसे आप ही लोगों को और होमवर्क करने का टाइम मिल गया, ऐसे ही है कि आप बेहतर तैयारी करके इंटरनेशनली मैदान में उतरें और मार का जो है सर अंजाम दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमें उसके बाद से हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें और अच्छा वर्क करने का मौका मिला। अब जब हम इंटरनेशनल करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अलग लेवल का होगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे आपसे एक सवाल ये करना है
आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप ये बताएं कि क्या विज़न लेके चल रहे हैं, इसको किस तरह से एक्सपेंड करना है, क्या माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, कैसे आपने इसकी नेटवर्किंग की ग्रोथ करनी है। फिर दूसरा अहम सवाल कि ऑल सिंध क्यों पाकिस्तान आप कर रहे हैं, तो इसमें सिंध के साथ क्या कोलैबोरेशन है, थोड़ा मुझे इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, हम वैसे तो पाकिस्तान लेवल पे ही काम कर रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट सरपरस्ती नहीं कर रही, फंडिंग की प्रॉब्लम है। अगर हम एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, जाहिर सी बात है ट्रेवलिंग है, वहाँ पे फिर इवेंट कराना है, वहाँ पे मीटिंग करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें लाखों रुपए लग जाते हैं। एक अभी माल सिंध करवा रहे हैं तो हमने कम से कम बजट भी 5.5 लाख रखा है। अगर हम दूसरे सूबे में जाके नेशनल करवाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ समझो कि इतना ट्रेवलिंग पे आ जाएगा, टीम को ले जाना, सारी चीज़ें लेके जाना। तो बलूचिस्तान में तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, वहाँ पे दाइफू हो रहा है, KPK में हो रहा है, या उसके बाद हमारी प्लानिंग पंजाब के अंदर है। हम वाले और काम कर रहे हैं, काम इस पे। चल रहा है जी, आप लोग का। सिंध में तो इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि ऑलरेडी हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे CEO भी यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के सेक्रेटरी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ खुद, तो हम यहाँ मौजूद है, राशिवत कराची में। तो फिर हम सबसे ज़्यादा हमारे इवेंट्स कराची में ही हो रहे हैं और दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में हो रहे हैं। मिस से हमारी बात हुई थी तो मिस कह रही कि हम नेक्स्ट उसमें जो है ना नेशनल इवेंट करवाएं KPK में, KPK में। तो मेरी अपने टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा फिर आप अफगानिस्तान वेस्ट पाकिस्तान करवा दें, क्यों पेशावर से करीब है, बॉर्डर है, इनविटेशन भेजें वहाँ पे। और होना तो भी वहाँ से- चाहिए, जी हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें अपने पड़ोसियों के साथ तो बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए जी बिल्कुल। यही स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कल्चर एक्सचेंज और स्पोर्ट एक्सचेंज पे हम ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। मिस गौसिया, मुझे ये बताइए कि कितने लोगों की टीम है आपकी पूरे पाकिस्तान में, और फर्दर चैलेंजेस क्या हैं अभी आपको, जो चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, फंडिंग, रिसोर्सेज एंड ऑल? सब बेसिक जो है वो हमारी फंडिंग ही है, क्योंकि हमारा जो जैसे सर ने कहा कि जो ना हमें ऑब्वियसली अभी हम कहीं जा रहे हैं तो हमें हर चीज़ के लिए जो है वो फंड्स चाहिए। तो सब मेन हमारा जो इशू है इस वक्त वो फंडिंग है, और इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है अभी हमारा। और काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई है इस दौरान, तो उन्होंने हमें मतलब यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह हम इस उसमें भी, इवेंट में भी और नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स में भी जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा नेशनल है, उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल है हमारा जो लाइनअप हुई हुई चीज़ें, तो उसमें भी जो है ना वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अवेयरनेस अब जानने शुरू हो गई है लोगों के पास, क्योंकि बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी ना, अवेयरनेस नहीं है। डाइफू है क्या चीज़। अभी भी हम बैठेंगे 4 लोगों में तो वो पूछेंगे डाइफू क्या है। सही बात है, अच्छा, लोगों के माइंड में या तो जोडू कराटे या टाइकोंडो अब आ गया है, तो वो भी इतनी बात करने के बाद। इतनी बात करने के बाद, और बेसिकली वो सारी चीज़ें मार्शल आर्ट में ही आती हैं। अच्छा, वो पूरा इसको जी, कवर कर रहा है। सूट कवर कर रहा है। मार्शल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना कवर अप हो रही हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमने अब डाइफू को इसलिए वो किया है, प्रमोट किया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मज़ीद एक्सटेंड हो रही हैं, और गर्ल्स के हवाले से भी जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गर्ल्स के लिए बेनिफिशियल हैं, वुमेंस के लिए बेनिफिशियल हैं। उसी में हमने एक थोड़ा सा चंक रखा है फिटनेस का, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ख़वातीन भी करें उस चीज़ को, तो वो अवेयरनेस हम अपने घरों से भी लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने अपने घर में स्टार्ट किया है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी 3 से 4 ख़वातीन ने मुझे मतलब कांटेक्ट कर लिया है कि हाँ हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें अभी हमारे उसमें लाइनअप हैं सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली जो है टीम के हवाले से भी थोड़ा सा ये इशू आ जाता है कि मॉर्निंग में सब बिज़ी होते हैं, ऑफिस में बिज़ी होते हैं, तो हमें जो टीम वर्क करने के लिए ना टाइम बहुत शॉर्ट मिलता है। एक संडे होता है, ऑब्वियसली वो फैमिली टाइम होता है, ऐसे तो ही है। उसमें से भी हम कोशिश करते हैं सब लोग के जो है ना एक 2-2 Coordinate आवर्स कर जो है लें। वो ये निकाल सारा के आप लोग का contribute कर लें। पैशन है, और अगर आप पैशनेट होते हो ना किसी भी काम को वो हो लेके, जाता है। फिर क्या संडे, फिर क्या मंडे, फिर क्या Exactly. रात, फिर क्या दिन, तो क्या काम दिन तो फिर काम ही हम है। रात में भी 12 बजे तक सब साथ ही थे। हाँ, तो ये बिल्कुल, काम ऐसा ही selection है, चल ये रहा था। इसमें पैशन और एक कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन तो फिर रहेगी, एक अलग ही जज्बा होता है जज्बा करने का होता है। कि इसको हमने अचीव करना है। तो मिस गौसिया, मुझे ये बताएं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपकी फेडरेशन में, मतलब अगर किसी को ज्वाइन करनी है उसका क्या तरीक़ेकार होगा,
किसी मेंबरशिप के थ्रू आएगा या आपसे डायरेक्ट रीच करेगा? आपकी वेबसाइट है, आपके कार्ड्स हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिए। कार्ड्स वगैरह तो हमारे हैं और साइड बाय साइड जो है वो अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हम में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है। उसको प्रॉपर एक मेंबरशिप मिलेगी, फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, उसकी बाकायदा एक एंट्री होती है। तो उस हवाले से जो है ना उसको ज्वाइन करने के लिए बाकायदा पूरा प्रोसेस जो है उसको अपना कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा सर, यूसुफ साहब मैं आपसे सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है या किसी भी तरह से एक अप्रिसिएशन, चले हम छोड़ देते हैं फंड्स को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी सूबे की गवर्नमेंट ने कभी कोई अप्रिसिएशन दिया हो, कोई लेटर दिया हो, कोई बात की हो, कोई स्टेटमेंट की हो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कुछ कहा हो या कोई कमेटीज़ में कोई बात हुई हो? अव्वल तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलना ही मुश्किल होता है, ठीक है। वो बहुत बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता इनके पास हमारे लिए। और बाकी है कि हम जहाँ भी गए हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि किसी को भी, जितने भी मार्शल आर्ट है, जहाँ ऑफिशियल आर्ट्स भी हमारे जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड आर्ट है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो बेचारे अपने ही पैसा लगा के आ रहे जा रहे हैं, उनको चीज़ नहीं मिली तो फिर हम अनऑफिशियल आर्ट करें, हम अपने बलबूते पे करें। एक नई चीज़ को लेके मार्केट में लाना, तो हम सब खुद मिल के कर रहे हैं इसको। कोई हमें किसी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से हमने बहुत जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि जब हम खुद ही कर रहे हैं, अपना ही पैसा लगा रहे हैं, तो फिर क्या गवर्नमेंट। हाँ, हम चाहते हैं जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, मुख्तलिफ बहुत अच्छे लोग हैं इसमें, बहुत स्पोर्ट्स लेवल लोग हैं इसके अंदर, वो खुद साख्ता मुख्तलिफ कर रहे हैं। कंपनियां करती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हम भी, और इस तरह बहुत सारे मार्शल आर्ट पाकिस्तान में हो रहा है, तो सबको सपोर्ट करें। उनका भी फ़ायदा है, उनकी भी मार्केटिंग होगी और हमें फ़ायदा है कि हमें सपोर्ट मिलेगा। हम एक अच्छे, जैसे मिसने आपको कहा कि हम नेशनल हमारे पास लिस्ट में मौजूद है, इसके बाद इंटरनेशनल है, तो ये बगैर सपोर्ट के नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हम अपने अगर जेब से करेंगे कब तक करेंगे, एक लिमिट होगा, उसके बाद हम भी खामोश बैठ जाएंगे। जब तक ये मुख्तलिफ कंपनियाँ, प्राइवेट लोग और जो साहिब हैसियत लोग हैं, ये है सपोर्ट करेंगे प्लेस को भी, एशियन को भी, तो हम सब बहुत इंशाल्लाह आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर पाकिस्तान गवर्नमेंट से हट के अगर मैं बात करूँ ना, तो हमें जो है वो प्राइवेट सेक्टर से अच्छा रिस्पांस मिला है। बिल्कुल बनिस्बत गवर्नमेंट के हमें उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोगों ने सपोर्ट किया है और कर भी रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह जो है वो हमारे लाइनअप में काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर्स को आप लोग रीच कर रहे हैं या वो खुद आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? समटाइम्स हम करते हैं, समटाइम्स जो है वो अगर कहीं से देखते हैं कुछ होता है मुझे तो बड़ी वो लोग खुशी कर होती है, लेते हैं। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, और मैं हमेशा इस चीज़ को देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू पीपल, ताकि लोगों को वो बेनिफिट करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी अब क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो इस वक्त इन्फ्लेशन के हालात हैं। पहले कॉर्पोरेट में प्रॉपर बजट्स होते थे सालाना, स्पोर्ट्स का, CSR का, और कंपनीज निकालती थी, और अब कंपनीज डेफिनेटली उनको फंसा दिया है कि भाई आपने FVR के टैक्स पूरे करने हैं, आपने एनर्जी क्राइसिस देखने, आपने बिजली के बिल देखने, कमर्शियल यूनिट सबके बढ़ चुके हैं। तो चैलेंज तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है ही। रशीद साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं कि इसके अगर कोई आपके पास आता है, ज्वाइन करता है, कोई यूथ हो गया, कोई मेल फीमेल हो गया, उसको बेनिफिट क्या होगा मार्शल आर्ट करने का, और क्यों करें, क्या फ़ायदा है? सिंपल सवाल। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि सबसे मेन पॉइंट कि उसको बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, हमारे पास जो जितनी भी यूथ, ख़ास तौर पर हम चाहेंगे जो हमारी यूथ है वो अगर मार्शल आर्ट्स की तरफ आती है ना, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारी बैड थिंग्स जो है वो पीछे छोड़ के आती। तो मार्शल आर्ट्स के अंदर आने का फ़ायदा है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है, उसको जो बेनिफिट्स है, उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो अपनी तरफ आती है। और जब आपकी तवज्जो अपनी तरफ आती है, अपनी सेहत की तरफ आती है, तो आप बहुत सारी जो बुरे काम है, बुरा माहौल है, उससे आप बचते हैं, जो बहुत अहम पॉइंट है। क्योंकि हमारी यूथ जो है वो डिफरेंट ड्रग्स की तरफ जा रही है, और अब तो पता नहीं कितने किस्म के वो चीज़ें आ गई हैं, मावे आ गए हैं, और ये चीज़ें खुलेआम चल रही हैं। सिगरेट्स हो गई हैं, वेप्स, पता नहीं क्या इतनी क्या, सारी ये आइस बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर जो बेनिफिट्स है, जो मार्शल आर्ट, सही बात है, हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ हमारी पूरी टीम जैसे काम कर रही है, हमारा जो काम है ये माशरे में एक मुस्बत किरदार है ये। क्योंकि हम अपनी यूथ को जो है, अपने बच्चों को वो अच्छाई की तरफ लेकर आते हैं। वो अपनी जो इनके स्किल्स है, उनकी फ़िटनेस जब अच्छी होगी, ज़ाहिर है जब उनकी अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी होगी,
तो जाहिर है वो बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, वो ड्रग्स की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, वो एक बेहतरीन डिसिप्लिन के अंदर आएंगे, वो अपने बड़ों का, छोटों का, सबका ख्याल करते हैं, उनके साथ उनके बिहेवियर में चेंजेस आती है, प्लस उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज़ होती है, मेंटल हेल्थ बेहतर बिल्कुल मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, जो सबसे अहम चीज़ है मार्शल आर्ट्स की। ये बहुत और बुनियादी अब आप वो चीज़ें देखें ना, हैं। मोबाइल आने से स्क्रीन टाइम इतना हमारा बढ़ गया है, तो बच्चों का तो बहुत ज़्यादा सही है, आप एक्स्ट्रा हो गया एक्स्ट्रा, वो तो उनकी अब कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स का ये हाल है कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे ये देते तो हैं, आप सही बात कर रहे हैं। जिसकी वजह से उनको इतना नुकसान हो रहा है, उनकी आइज़ वीक हो रही हैं, ठीक है, और इसका अपना असर स्पेस उनकी लेने के लिए कि हमारा दूसरे स्ट्रेंथ काम पे हो पड़ रहा जाए। है, मेंटल स्ट्रेंथ यू आर राइट सर, ये है बिगाड़ माशरे में। जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो डैमेज होते हैं उनसे, वो बॉडी उनकी फैटी हो जाती है, बिल्कुल एक अजीब सी शक्ल हो नहीं, वो जाती है, इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, वो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है फिर। उनकी फिजिक खराब हो जाती You are है, right, sir. सबसे मेन चीज़। मिस गौसिया, मुझे ये बताएं कि स्कूल से आप लोगों ने काम स्टार्ट किया है या नहीं किया है, स्कूल का मैकेनिज्म क्या है? मुझे आपका मॉडल बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग स्कूल्स में ये चीज़ नॉक नहीं कर रहे कि इसको एज ए सिलेबस लेके आया जाए और आप बतौर कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोग स्कूल्स में जाकर ये करें? मुकाबले करवाना ठीक है, इट्स फाइन, मुकाबला तब होगा ना जब तैयारी होगी, तो उसकी तैयारी के लिए वो लेसन्स देना, सिखाना, बताना, पढ़ाना, और डेफिनेटली जब बच्चे को आप एक चीज़ बताओगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ चलेगी, वो घर भी वही चीज़ लेके जाएगा, फिर वो इक्विपमेंट भी वही खरीदेगा, वो टूल भी लेगा, वो अपने माँ बाप से बात भी करेगा, वो दोस्तों से भी यही बातें करेगा। तो माहौल देना ज़रूरी है, माहौल कौन देगा? स्कूल्स देंगे। तो ये स्कूल से आप लोग का कुछ है कनेक्शन या नहीं? एग्जैक्टली जैसा आपने कहा ना कि कंपलसरी सब्जेक्ट पे लेकर आए, तो इस पे अभी हमारी स्कूल्स के साथ बातचीत चल रही है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि स्कूल वालों को भी अवेयरनेस नहीं, नहीं स्कूल है। वालों को बोले इससे पैसे मिलेंगे, आपको फीस भी मिलेगी और मामला चलेंगे। काम कर रहे हैं बहुत डिफरेंट स्कूल्स में, ये सर लोग स्कूल में हम सिखा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। स्कूल मेरे स्टेशनरी के बराबर में स्पोर्ट्स का खोल देंगे शॉप, वहाँ पे यूनिफॉर्म भी मिलेगा, सारी चीजें सब स्कूल मिलेगी। के मामला चलेंगे। स्कूल में आई एम वेरी ओपन एंड वेरी कमर्शियल बाय द वे, स्कूल्स के लिए जो चीजें हैं। नहीं सर, है, कमर्शियल हो ही है हाँ, ना। वो तो है ही ना, उनको Commercialize उनसे है बिजनेस चीज़। की बात करें कि भाई बिजनेस होगा जब करें ये चीज तो करेंगे। Exactly, schools में स्कूल काम हमारे चल पास रहा है, लॉकडाउन से पहले 25 स्कूल थे हमारे पास, ठीक है। लॉकडाउन के बाद भी तकरीबन लगभग इतने स्कूल में, तकरीबन 10 स्कूलों में दाइफू मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। हमने ऑल चीन के अंदर इंटर स्कूल भी रखा है, मॉर्निंग में इंटर स्कूल होगा, 10 स्कूल आ रहे हैं, 10 स्कूल से 300+ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो मेरे अपने पीरियड होते हैं, मैं मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ स्कूल में, लेकिन कुछ स्कूल्स में है ना, सब में नहीं है ये। सब में नहीं है अभी, हमारी टाइम वर्किंग चल रही लगेगा, है। Working टीम चल बढ़ेगी, रही है, वक्त ठीक है। लगेगा। तकरीबन 20+ स्कूल है हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स। जी। प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल है जिसमें तारिक रोड, गुलशन है, मेमार है, गुलशन इकबाल है, और अपना बल्दिया बस टाउन के। मैं इसी चीज पे हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल का क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या होगा। नहीं, उस तरफ में आएंगे सर, ऐसी उस बात तरफ नहीं है। हमारी वहाँ पे planning पहले है। पढ़ाई तो थोड़ी शुरू ये फिजिकली Main स्कूल तो चीज़। नजर आए वहाँ पर। बिल्कुल क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद नहीं चाह रही, लेकिन हमारी प्लानिंग है कि हम इस बिल्कुल, तरफ हम उस आए, तरफ भी आएंगे, क्योंकि ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे घोस्ट है सब, सर, जब हम लाजमीन government भी, schools स्कूल्स की- ऐसे ही भी, है। स्पोर्ट्स भी घोस्ट हो जाएगा अगर उनको ये प्रपोजल दे दिया तो बजट आएंगे। गवर्नमेंट लेकिन स्कूल की और तरह है। जब हम जाते हैं ना, तो हमें पहले स्कूल ही नहीं मिलता। हाँ, ये एक Exactly बहुत बात बड़ा समझ लें हम लोग के लिए अफसोसनाक ड्रॉबैक है हमारा, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है drawback कि हमारे पास सरकारी स्कूल्स पेपर पे तो हैं, फिजिकल नहीं है, नहीं है। ऐसे और क्लासेस भी नहीं होती, जिससे हमारा जो गरीब का बच्चा है, जो हमारा वो बच्चा जहाँ से हमें टैलेंट मिल सकता है, Exactly. वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा, फिर बेरोजगारी तो पैदा होगी ऐसे और ही है। बिगाड़ तो इकोनॉमी का होगा। Exactly. सर, आखिरी सवाल सबसे आप लोग का लूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे रशीद साहब लोगों को, पाकिस्तान को, और जो आपका ये मार्शल आर्ट का सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम है? बहुत शुक्रिया। मैं देखिए, मेरा मैसेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ भी है और हमारे माशरे की तरफ भी है। हमारी यूथ को तो मैं कहूँगा कि देखिए वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो मार्शल आर्ट्स, कोई भी मार्शल आर्ट्स हो, बहुत सारे स्टाइल हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आएँ। सही। एक तो ये अपना दिफा सीख रहे हैं, उनकी फ़िटनेस अच्छी होगी और उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आएगी इससे, सही। अगर वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आते हैं। इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं। ठीक है। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है
वो अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस लाएं गवर्नमेंट पॉलिसी पे नजरसानी करे कि अगर देखिए गवर्नमेंट जो अगर क्रिकेट के अलावा बहुत सारे स्टाइल ठीक, में ठीक। इस टाइम अगर आप देखें हमारे ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स नहीं हैं। सही 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 हॉकी में पाकिस्तान 4 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, बुरा हाल है, जो कि हमारा ऑफिशियल आर्ट है। इसके अलावा जो मार्शल आर्ट्स के अंदर हमारे हुसैन शाह पहला ब्रॉन्ज मेडल ठीक है था पॉइंट टेकन बॉक्सिंग सर में। कि गवर्नमेंट पॉलिसी पे नजरसानी करे नजरसानी यूसुफ साहब करें। आपका क्या बिल्कुल मैसेज ऐसा है ही। अबाउट द पीपल यूथ एंड द गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान मार्शल आर्ट के हवाले से स्कूल के हवाले से जो आप कहना चाहें जो आपके दिल में है मैं वो आज तो, बयान कर दें सर। जैसे उसने कहा कि यूथ के हवाले से ही हमारा स्पेशल पैगाम होगा, हाँ क्योंकि यूथ अगर जब तक नहीं आएगी, जो माहौल है, कल की बात है कि मैं एक हॉस्पिटल में गया तो एक यंग लड़की की डेथ बॉडी आई। जब पता गया तो कह रहे पूरी रात मोबाइल ये यूज़ कर रहा था, मोबाइल ने इतना इसको प्रेशर दिया माइंड पे, उसके हार्ट पे, कि इसकी डेथ हो गई। तो हमें तो एक यूथ को स्पेशली पैगाम देने का हमने इस चीज़ से बाहर आना है, ठीक है। स्पोर्ट्स की तरफ आना है। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से कि गवर्नमेंट भी इस पॉलिसी पे नज़र रखे। ठीक है गवर्नमेंट ग्राउंड वही सेम जो रशीद साहब ने बात की है। जी। मिस गौसी आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? सर मेरा मैसेज तो ऑब्वियसली ख़वातीन के हवाले से है, क्योंकि मैं वो साइड लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो ये कि हमारी बच्चियों के साथ जो है हमारी ख़वातीन भी आगे हैं। मैंने खुद अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रिसेंटली से मुरादी के 3-4 साल हो गए मुझे सर के साथ। लेकिन ये है कि मुझे अपने अंदर भी जो एक पैशंस मेरे अंदर डेवलप हुआ है, या जो मेरी फिटनेस में डिफरेंस आया है, या जो मैंने कुछ सीखा है, वो इतना बेनिफिशियल है कि मैंने अपने ग्रैंड डॉटर को भी सर के साथ जब वो स्टार्ट कराया, तो अब उसका थोड़ा सा माइंड, जैसे आपने कहा कि हाँ बच्चे देखेंगे करेंगे तो आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो बीच में अगर क्लास कभी डिसकंटिन्यू हो जाती है तो वो कहती है मुझे जाना है, मेरी क्लास मिस हो रही है, मतलब वो ठीक है, थैंक यू सो मच मिस गौसिया, यूसुफ साहब और रशीद साहब, आप लोग का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स फेडरेशन किस तरह से काम करी है, कितने पुरुमीद हैं, और 10 नवंबर से इनके प्रॉपर जो है मुकाबले स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको रेकमेंड करेंगे ज्वाइन करें, देखें। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।